वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टाइल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। सबसे ज़्यादा खुश वो इंसान है भाई साहब इस दुनिया में जो दूसरों को खुशी देता है। यानी कि ये बात है कि जो अगर आप लोग एक बार जिंदगी में ये चीज़ सीख गए ना कि दूसरों की खुशी में कैसे खुश रहना है, दूसरों के दुख में कैसे दुखी रहना है, यानी कि दूसरों के दुख में दुखी नहीं रहना है, मतलब एक तरीके से दूसरों के दुख में भी उनको सपोर्ट करना है ताकि वो थोड़ा सा सांत्वना मिले और उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी आए। ऐसा आप लोग बोल सकते हो। एक तरीके से उनके दुख में पार्टिसिपेट करना ही हो गया, एक तरीके से दूसरों की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी देना ही हो गया। तो जो इंसान ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उस इंसान से ज़्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई है। आप लोग देखकर एक बार ट्राई तो करके देखो इन चीज़ों को। अगर आप लोग किसी की हेल्प करते हैं ना, पूरे दिन में मान लीजिए आप लोग अपने लिए जी रहे हैं, अगर उसमें से आप लोग चंद चंद लम्हे निकाल कर, जैसे मैं आप लोग को बोलता हूँ, अगर आप लोग हफ्ते में एक दिन या फिर आप लोग डेली 15-20 मिनट आधा घंटा अगर किसी बच्चे को आप लोग पढ़ा देते हैं तो इससे आप लोग अपने अंदर खुशी देखेगा। जहाँ पर लगता है कोई खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ पर एक तरीके से नहीं से कई बार कि हाँ यार यहाँ पर रोड के किनारे यहाँ पर पेड़ लग सकता है तो वहाँ पर आप लोग पेड़ लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा है कि बच्चा स्कूल में जाता है, उसका बैग फटा हुआ है, बहुत गरीब परिवार का है, उसको आप लोग बैग दिला सकते हैं। देखना कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी भाई साहब, आप लोग मतलब आश्चर्यचकित हो जाओगे जब आप लोगों को ये खुशी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अलग ही अपने लेवल पे चीज़ें हैं जिसको आप लोग बेसिकली अपनी ज़िंदगी में भी उतार सकते हैं, जो कि वास्तव में आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी पहुंचाएगी। चलिए अपने से जुड़ी हुई एक खुशी की छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी वीडियो के नीचे एक थैंक्स का बटन आता है, तो कई सारे बच्चे जो हैं उस पर पेमेंट करते हैं। ठीक है, वो एक तरीका थैंक्स होता है कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, आप लोगों ने उसको थैंक्स बोल दिया। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मैंने कभी ये वीडियो के अंदर बोला नहीं है आज तक कि हाँ आप लोग यहाँ पर थैंक्स पर पैसे पे कीजिए। तो ये एक ऐसा पैसा होता है जो कि मेरी मेहनत का पैसा नहीं है अगर ढंग से देखा जाए। जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं कई सारे बच्चे पे करते हैं, और मैंने बोला भी था कि यहाँ पर कि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर देना। पर एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर लिखा गया कि सर हम आपको दे देते हैं, आप ज़रूरतमंद की हेल्प कर दिया करो। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो भी पैसा मुझे थैंक्स से या फिर जो ज्वाइन बटन होता है आप लोग उस बटन को ज्वाइन करते हैं उससे मिलता है, वो सारा का सारा जो भी पैसा रहता है मैं उसको सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वो पैसा मेरी मेहनत का पैसा नहीं है। मेरी मेहनत का पैसा ये है जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मेरी मेहनत का पैसा है। तो वो जो भी पैसा आता है वो मैं हमेशा, जो आप लोग बहुत सारे बच्चे जो बैकग्राउंड में बोलते रहते हैं ना, कुछ से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जितनी मेरे से बन पाती है, जितना पैसा इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे वो बेसिकली मैं पहुँचा देता हूँ। किसी को किताब वगैरह देनी है, कोई और छोटा मोटा इशू आ गया, ये तो नहीं हज़ारों में चलती है, वही अपना कि किसी बच्चे को कुछ और हेल्प मिल गई, मैक्सिमम तो किताब ही रहती हैं। ठीक है, और इक्का दुक्का एक दो का, जैसे कोविड-19 के टाइम में मैंने बोला था बहुत सारे रिचार्ज कराए थे, अभी भी एक दो कभी कभी ऐसा कोई मेल आया था जो मुझे जेन्युइन लगता है। घर में कईयों के कई सारी दिक्कतें रहती हैं तो यहाँ से कई सारी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक खुशी का रीज़न होता है मेरे लिए कि हाँ मैं आप लोगों की थ्रू किसी न किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो यार खुशी का रीज़न कहीं भी देख सकते हो, जिस भी बच्चे के पास में कोई किताब चली जाती है ना, या फिर कुछ भी ऐसी हेल्प हो जाती है जो मुझे लगता है वास्तव में ये की है। देखिए छोटे स्केल पे है काफ़ी, मुझे पता है, क्योंकि मैं कोई अंबानी तो हूँ नहीं कि एक धन्नड़ सेठू बहुत कुछ कर पाऊंगा। पर हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ छोटा करो, पर लेकिन जितना भी आप लोग करोगे ना, किसी की कितनी भी हेल्प करोगे, छोटी करो पर लेकिन जो भी हेल्प आप लोग करोगे उससे आप लोगों के दिल को जो सुकून मिलेगा ना, वो एक अलग ही लेवल का सुकून होगा। ठीक है, हालांकि कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों के द्वारा दिया जाता है, पर लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों को पहुँचाता हूँ वो चीज़ें, तो एक तरीके से वो अलग ही खुशी मिलती है। भले ही मैं एक मीडिएटर का काम कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट वे में तो देखा जाए अपनी पॉकेट से तो मेरे आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं वैसे ये तो। पर हाँ, इसमें से आप लोगों को मैंने बोला भी था कि मैं जो मेरी अर्निंग आती है उसमें से भी मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से 10% तो एटलीस्ट में, हालांकि कभी कभी वो ज़्यादा भी हो जाता है तो इतनी तो मैं करता हूँ कि मेरी तरफ से भी जो भी जिसकी हेल्प कर पाता हूँ वो करता हूँ। और मैक्सिमम ये किताबों की हेल्प से ही होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था एक बार किताबें दूंगा तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे उस टाइम पर, तो अब तक भी वो प्रोसीजर चल रहा है, बीच बीच में अभी भी बहुत सारे बच्चों के पास में किताबें जा रही है। पर वो इसलिए नहीं बताता हूँ मैं क्योंकि ये लगने लगता है कि एक तरीके से अपनी बढ़ाई कर रहा है इंसान। ठीक है, तो वो चीज़ें रहती हैं। पर लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग किसी की इस तरीके से हेल्प कर कर आप लोगों को खुशी मिलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बोला कि आप लोगों को खुशी किसी भी तरीके से मिल सकती है, बस आप लोगों को उसका तरीका आना चाहिए कि हाँ मुझे आप लोगों को तो पता चलना चाहिए, महसूस होना चाहिए अंदर तक कि हाँ आप लोगों को खुशी मिल रही है। तो आई होप कि आप लोगों के अंदर तक ये बात गई होगी। चलिए यार, लाइफ में किसी न किसी की हेल्प करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एक और छोटी सी बात, ये जो आप लोगों को बातें बताई है इसका मतलब ये नहीं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हाँ आप लोग आकर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते रहो और ज्वाइन बटन को ज्वाइन करते रहो, ऐसा मेरा बिल्कुल पर्पज नहीं है। वो बेसिकली ये कोरिलेट कर गया इसके साथ में, तो मैंने इसलिए बोला। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि हाँ एक तरीके से कि सर बोल रहे हैं कि हाँ कंट्रीब्यूशन करो उसकी वजह से, नहीं यार। पहले आप लोग जॉब कर लो, उसके बाद में अगर आप लोगों को लगता है किसी की हेल्प कर सकते हो हेल्प करो, क्योंकि मम्मी पापा की पैसे की कमाई है।
तो वो आप लोग थोड़ा सा उस तरीके से उनको यूटिलाइज करो, ठीक है। क्योंकि अगर लगता है कि हाँ एक तरीके से ना अंदर से चीज़ें आनी चाहिए, किसी के बोलने पर नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें देखना। बहुत ही शानदार आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। हालांकि आर्टिकल तो मुझे पहले डिस्कस करना था, पर लेकिन अभी कोई नहीं, वो नहीं दे रहा है दुरुस्त है, क्योंकि कई बार कई सारे आर्टिकल रहते हैं और टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से मुझे लगा था डिटेल में डिस्कस करना है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी हुआ क्या था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि बैरकपुर कंस्टिट्यूंसी से आते हैं। बैरकपुर आप लोगों को याद होगा, जब 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं तो वहां भी बैरकपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो मंगल पांडे कुछ याद आ रहा है बैरकपुर, तो वही वाले बैरकपुर की बात की जा रही है। तो वेस्ट बंगाल के हैं यहाँ पर ये एमपी यानी कि सांसद साहब, जिनका नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो है वो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब से जाकर मिलते हैं। ये कट कर देना, सैटरडे नहीं है, वो पहला सैटरडे था। तो इनके द्वारा जाकर मिला गया और मिलने के बाद में इनके द्वारा बेसिकली बोला गया कि जो जूट के फार्मर हैं, यानी कि जो जूट के किसान हैं, जो जूट उगाते हैं, हिंदी में हमारी साइड में इसको सन बोलते हैं, यानी कि खेतों में से जो एक तरीके से इसको उगाकर फिर इसको जो पानी के अंदर दबाया जाता है, फिर उसके ऊपर से वो उतारा जाता है और फिर रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, कुछ ऐसा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जूट होता है इसके किसान जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर जो अर्जुन सिंह साहब के द्वारा हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल पीयूष गोयल साहब को बोलेगी। तो इसके ऊपर कैसे काम करना है और ये क्या इशू है देश के अंदर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आता है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, आंसर राइटिंग अपनी जगह, एग्जाम क्लियर करना अपनी जगह, पर देश की समस्या अपनी जगह है। देश की समस्याओं के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखकर एक अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे और किसी को बता भी पाएंगे। मान लीजिए आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं, तो लोकल एरिया में कौन कौन सी खेती की जा रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कतें हैं, उनके बारे में याद रखिए और उनको बताइए कि हाँ ये समस्याएं हैं, अगर कल को कुछ बातें आ जाएं तो इस तरीके से इनके गट्ठे टाइप में बनाए जाते हैं जो कि मार्केट में उतारे जाते हैं। तो अभी ये किसान जो है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बातें बताने वाला हूं, जिसके साथ में आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं, जहां से ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो कई सारे लोगों को पता है कि वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, पर लेकिन मेरठ में जो चीजें थी वो बाद में पहुंची थी यहाँ पर। उससे पहले बैरकपुर में यहाँ पर चीजें हो चुकी थी। बैरकपुर में वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पर 8 अप्रैल के करीब जो है यहाँ पर मंगल पांडे के द्वारा यहाँ पर युद्ध छेड़ दिया गया था। जबकि मेरठ में आप लोग बात करेंगे तो मेरठ में लगभग 10 मई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यानी कि मेरठ में से जो क्रांति हुई थी जो मेनली जानी जाती है 1857 की, वो 10 मई से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले बैरकपुर में वेस्ट बंगाल में यहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हो चुका था। तो उसी बैरकपुर के बारे में यहाँ पर आर्टिकल है। तो जैसे बैरकपुर न्यूज में है तो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से हो सकता है एसटी का क्वेश्चन ऐसे बन जाए, तो उसकी थोड़ी सी आसपास की चीजें अगर आप लोग समझोगे कि कहाँ से आता है, क्या क्या चीजें, तो आप लोग और अच्छे से चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो काफी उम्दा तरीके से एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये हमारी कंट्री के टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, वो है पीयूष गोयल साहब, तो इनसे मिले। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उनके द्वारा भी यहाँ पर बैरकपुर के जो एमपी हैं उनको भी इनके द्वारा लेटर लिखा गया था कि कई सारे आर्बिट्रेरी डिसीजन जो है वो दिक्कत क्रिएट करते हैं, और इसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा जो ऑफिस ऑफ द जूट कमिश्नर है तो उनसे भी यहाँ पर इनके द्वारा बातें की गई ताकि चीज़ों को थोड़ा सुलझाया जा सके। क्योंकि अभी क्या है यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करते हैं आज की डेट में, मान लीजिए कोई भी हम लोग जो सामान लेकर आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे बोरे वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिनमें आप लोग सामान भरते हैं। जैसे अगर बात करें कई सारे ऐसे इस तरीके की भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सारा सामान जो क्रिएट किया जाता है वो जूट से क्रिएट किया जाता है। पर लेकिन सोचो अगर रॉ मटेरियल जो है जूट का वो आ रहा है यहाँ पर 60,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये का, ठीक है, और उससे बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है वो बेचा जा रहा है 5,000 रुपये का, तो क्या आप लोगों को लगेगा यहाँ पर इसका कोई मतलब है? यहाँ पर तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। तो वही बात है, किसानों ने अपने खेतों में गेहूं उगाया, उनका गेहूं उगाने में जो लग गया 1 बीघे में उनका गेहूं उगाने में लगे मान लीजिए 8,000 रुपये, ठीक है। अब उन्होंने जब मार्केट में लेकर बेचा वो बेचा गया 7,000 रुपये का। तो किसान क्या उसको खेतों में उगाएगा यार? वो खून पसीने की मेहनत होती है, जैसे तैसे करके काम करता है, तो कैसे यहाँ पर काम चलेगा? तो अभी यही देखने को मिल रही है। तो आज की डेट में जो रोड जूट है उसका प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके प्राइस में यहाँ पर अभी कमी है। तो इसके चलते यहाँ पर जरूरी होगा किसानों के बारे में बात करें। और जूट ऐसे ये फसल है हमारे देश में जो कि कई सारे राज्य की रोजी रोटी है, जैसे कि आसाम, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो ये वो राज्य हैं जिनकी रोजी रोटी है जूट, अगर बात की जाए तो। यहाँ पर अगर कोई कल को क्वेश्चन ही पूछ ले तो याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जूट है हमारी कंट्री में ये वेस्ट बंगाल में है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप लोगों को बिहार देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर आसाम, चौथे नंबर पर आप लोगों को आंध्र प्रदेश, पांचवें नंबर पर है उड़ीसा, छठे नंबर पर है मेघालय और सातवें नंबर पर है नागालैंड। तो ये 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारे देश में जूट उगाया जाता है।
तो ये अगर क्वेश्चन भी कल को आप लोगों से पूछ ले कोई तो कंफ्यूज मत होना। अगर बात करें इसमें और भी राज्य हैं, जैसे इसके बाद में 8वां त्रिपुरा हो गया, 9वां आप लोगों को उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। तो अगर उत्तर प्रदेश से भी आते हैं तो यहाँ भी काफी बड़ा रीजन ऐसा होता है जिसमें यहाँ पर जूट उगाया जाता है। इसी के साथ में और बचे कुछ थोड़ा बहुत दूसरे राज्य भी देखने को मिलेगा, यानी कि जूट उगाने की ये बेल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आजादी से पहले हमारे देश में ये काफी बड़ा एक रीजन हुआ करता था जहां पर जूट उगाया जाता था। पर लेकिन 1947 के बाद में जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट में चीजें डिवाइड हो गई। तो यहां पर ये पाकिस्तान बन गया जिसको हम लोग वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ये बांग्लादेश बोलते हैं इसको आगे, पहले यहां पर ईस्ट पाकिस्तान इसको बोला करते थे। तो जो ये बांग्लादेश वाला पोर्शन है, ये बांग्लादेश वाले पोर्शन में काफी सारे कारखाने, काफी सारा जूट हुआ करता था, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर बेसिकली कारखाने काफी कम थे, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर आकर बहती है। अगर मैं आप लोगों को एक बार मैप दिखाऊं तो आप लोग अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके का फंडा है। यहाँ पर गंगा है वो जाकर गिरती है बेसिकली यहाँ पर, उसको आप लोग पद्मा बोलने लगते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जाकर गिरती है तो आप लोग इसको जमुना बोलने लगते हैं। जब दोनों जाकर मिलती है और फिर आगे बढ़ती है तो इसको मेघना बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर हालांकि गंगा का एक पोर्शन जो है हुगली बन जाता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में, जो कि यहाँ पर कोलकाता भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर ये था जहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो है वो बेसिकली यहाँ पर जूट हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पर जो जूट हुआ करता था, कारखाने काफी सारे हमारे देश में रह गए, और जो रो जूट है यहाँ पर वो रो जूट चला गया कहां पर, बांग्लादेश के अंदर में काफी सारा। तो अभी बांग्लादेश इतने टॉप पर क्यों चल रहा है, क्योंकि इनके द्वारा सारी जो पुरानी मशीनें थी वो साइड में की गई। अभी यहाँ पर नया मशीन खाना इनके द्वारा लगाया गया, सारी चीजें फिर से स्टार्ट की गई। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज के डेट में बांग्लादेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल तो था इनके पास में, अभी यहाँ पर मशीनें और लगाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर हमारा अगर कहीं कॉम्पिटिशन रहता है तो वो आप लोगों को बांग्लादेश के साथ में हमारा देखने को मिलेगा इन सब फील्ड में। तो ये एक ऐसा एक ऐसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जहां से कनेक्ट कर आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ में स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये उस बैरकपुर के बारे में मैंने अभी आप लोगों से बातें की, कहां पर क्या क्या चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा भी चीजों को मेंशन किया गया कि काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है कि 20 लाख जूट जो आज के दिन में बात करें ऑपरेशन ऑफ 20 जो यहाँ पर जूट जो है मिल, उसके अंदर लाखों लोग जो है वो काम करते हैं। अगर वो बंद हो जाता है तो आप लोग ये सोचिए लाखों लोग जो है उनको दिक्कत पड़ जाएगी। मतलब कहने का ये कि प्रॉब्लम क्या है फिलहाल अगर बात करें, प्रॉब्लम यह है कि जो रो जूट का प्राइस है वो ज्यादा हाई हो चुका है जो प्रोसेसिंग करके आप लोग लेकर आते हैं। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही बोलिए कि आलू से आप लोगों को आलू के चिप्स बनाने हैं, तो यहां पर आलू का प्राइस जो है बहुत ज्यादा महंगा है, जबकि चिप्स जो है मार्केट में काफी सस्ते बेचे जा रहे हैं। खाना मत बहुत ही ज्यादा घटिया चीज होती है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, हालांकि उदाहरण भी नहीं ऐसा लेना चाहिए इनका, ठीक है। तो ये मेरी गलती है, पर लेकिन हाँ ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर बात की जाए यहाँ पर आज की डेट में जो मिल्क को रिक्वायर होता है रो जूट, पर लेकिन उनके ऊपर कैप लगा रखी है कि आप लोगों को कंट्रोल करना है इसका प्राइस जब मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट निकल कर आएगा। तो ये 2 रीजन देखने को मिलेंगे। फार्मर जो है वो एक तरीके से देखें तो मिल की लोकेशन से काफी दूर रहते हैं, उसकी वजह से दिक्कत रहती है, और प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो है उसमें कई बार दिक्कतें निकल कर आती है। बिचौलिया टाइप के जो लोग होते हैं ना, मान लीजिए किसानों का प्रोडक्ट निकल कर आया, तो किसानों का प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच रहा है, पर लेकिन उससे पहले कई सारे बिचौलिया यहाँ पर आकर घुस गए, तो वो जो बिचौलिया आकर घुसते हैं वो कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। तो मल्टीपल फार्मर जो है वो एक्वायर करते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से, यहाँ पर एक तरीके से ये अलग अलग आप लोगों को क्वांटिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिंगल फार्मर से अगर यहाँ पर लिया जाए तो समझ में आता है, जब कई सारे फार्मर है, मान लीजिए एक बोलेगा तो मैं तो इस भाव पर बेचूंगा, दूसरा बोलेगा इस भाव पर, तीसरा बोलेगा इस भाव पर, ठीक है। तो मिल को यहाँ पर मल्टीपल फार्मर से जूट एक्वायर करना पड़ता है, तो अलग अलग प्राइस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एंटायर जब इसके पास में एक पूरा जूट का एक जत्था आता है, उसमें देखता है कि यार इसका तो प्राइस बढ़ गया है, तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, पर लेकिन मिल को बोल देगा कि जो भी प्रोडक्ट निकालो उसका प्राइस सस्ता होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा आप लोग ये समझिए, ठीक है। तो यहां पर बुरी दिक्कतें निकल कर आएगी, यानी कि एक तरीके से मील क्यों चलाएंगे, मील वाले तो बंद करके बैठ जाएंगे, भाई साहब हमारे यहाँ थोड़ा ना अलादीन का चिराग है, घिस घिस कर हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, भाई साहब खरीद कर बेच रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो यानी कि मिडिल मैन जो है वो अपना पेट यहां पर भर रहा है। हालांकि एमएसपी का जो प्राइस है वो है 4750, पर लेकिन यहां पर जो मिल में पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है 7200 पर। यानी कि अगर बात की जाए, अगर फाइनल प्रोडक्ट है जो उसका प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 6500, यानी कि मिल वालों को 700 रुपए जो है वो अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। तो मिल वाले बोल रहे हैं भाई साहब इससे अच्छा तो हम लोग इसको बंद करके अपने घर बैठ जाते हैं, ये क्या फायदा रह गया, अगर हमारे पास में इस तरीके से प्रोडक्ट आ रहा है तो हम लोग कैसे यहाँ पर काम कर पाएंगे, हमारी तो जिंदगी जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि एग्जाम में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे।
हमारी कंट्री में अगर बात करें, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा यहाँ पर कुछ मैंडेटरी प्रोविजन कर रखे हैं। ये मैंडेटरी प्रोविजन क्या है, जैसे फूड ग्रेन है, यानी कि जैसे आप लोग जो गेहूं की बोरे देखते हैं उसके बारे में बात की जाए तो ये माना जाता है कि उसको 100% जो है आप लोगों को जूट यूज करना है उसकी पैकेजिंग के लिए। अगर शुगर के बारे में बात करें, यानी कि जो चीनी होती है, चीनी के कट्टे लेकर आते हैं ना, जैसे चीनी की बोरी और ये कट्टे आते हैं, उसमें बोला जा रहा है कि 20% जो है वो जूट से होने चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके लिए मैंडेटरी रखा है कि इन्हीं को यूज करना है। पर लेकिन यहाँ पर अगर प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हो वो महंगा निकल कर आ रहा है तो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक तो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पर पूरा फोकस रखता है जूट प्रोडक्ट, जो भी यहाँ पर सस्टेनेबल डिमांड कैसे बूस्ट करना है वो सारी बातें। इसी के साथ में डेवलपमेंट क्या है जूट सेक्टर में वो देखना पड़ेगा, जूट इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, कितने लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रही है। नियरली 3.7 लाख वर्कर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जब कई सारी फैमिली आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग इसको ऐसे देखिए, मैं जब बोलता हूँ रोड पर जाते जाते एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, तो रोड एक्सीडेंट में एक इंसान की डेथ होगी, तो हम लोग बोलेंगे एक इंसान की डेथ होगी। पर लेकिन सोचिए वो एक परिवार में रहता है, उस परिवार में टोटल मिलाकर 5 लोग हैं। 5 लोग में कौन कौन है, उसके मम्मी पापा हैं, इसी के साथ में मान लीजिए उसका एक तरीके से उसका बीवी और बच्चे हैं, इसके साथ में मान लीजिए यहाँ पर कोई और भी जैसे घर में मान लीजिए कई बार ऐसा, अगर वो एक ऐसा घर है जो एक ज्वाइंट फैमिली टाइप में है, ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए भाई है, भाई के बच्चे हो गए और भाई अभी एक तरीके से कमा भी नहीं रहा है, वो एक ही कमाने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो यहां पर एक तरीके से एक इंसान की डेथ हुई है, पर लेकिन उसकी वजह से ये देखिए ये लोग, इनकी कहानी खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो 3.7 लाख जो लोग हैं, इसकी वजह से इतने सारे परिवार दिक्कत में आ जाते हैं भाई साहब। तो ये समझना पड़ेगा, अगर इस तरीके से दिक्कतें हैं तो उसका कैसे सोल्यूशन निकालना है ये ध्यान देना पड़ेगा। इवन यहां से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का बनता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब मैच करने के लिए आता है, तो यहां पर इसको आप लोग समझ सकते हैं कई सारे रिवॉल्यूशन के बारे में। तो सोचा सारे ही रिवॉल्यूशन यहां पर आप लोगों के रिवीजन करा दूं, वरना तो बोला था एक मतलब ये भी किया जा सकता था जूट कौन सा रिवॉल्यूशन है बोलकर निकल जाता, पर मुझे लगा रिवीजन कराते हैं, एग्जाम पास में आते हैं तो इंपॉर्टेंट आप लोगों को फायदा पहुंचता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये फूड ग्रेन के बारे में बात करते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन ये फिश प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, ब्राउन जो होता है वो लेदर या फिर कॉफी के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, कलर के बेस पर भी कई बार चीजें डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। गोल्डन जो रहता है ये जूट के बारे में, तो गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन फाइबर और गोल्डन में कंफ्यूज मत हो ना आप लोग यहां पर, ठीक है। इसी के नाम पर सिल्वर पे भी 2 देखने को मिलेंगे आप लोग यहां पर, ठीक है। जैसे गोल्डन फाइबर को जूट बोलते हैं और गोल्डन को यहां पर ये हॉर्टिकल्चर या हनी या फ्रूट बोलते हैं, इसका रिवॉल्यूशन। ऐसे यहां पर सिल्वर फाइबर को कॉटन बोलते हैं और सिल्वर को यहां पर एग बोलते हैं। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, तो आइडिया रखिएगा। ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वो फर्टिलाइजर के लिए है, ग्रे कलर होता है, याद रख लीजिएगा भैंस का गोबर गाय का गोबर है, ठीक है, ग्रे कलर का होता है, उससे याद रख लेना, ठीक है। इसी के साथ में जो पिंक होता है वो मीट या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, रेड जो होता है ये मीट या फिर टमाटो के बारे में बात करता है, ठीक है। एवरग्रीन के बारे में बात करें तो ओवरऑल एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। राउंड जो पोटैटो यानी कि जो आलू उसके बारे में बात की जा रही है। व्हाइट जो होता है वो मिल्क के बारे में आप लोगों को पता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। और येलो ये कम से कम आप लोग देखिएगा, एक तो येलो रिवॉल्यूशन जरूर याद रखना, क्योंकि ऑयल जो है वो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा और बाहर की कंट्री से हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑयल सीड के बारे में कम से कम आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ में जो बेसिकली फिशरी भी हालांकि न्यूज में था यहाँ पर, जैसे कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में मछली पालन को लेकर कई बार दिक्कत होती है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में भी, ठीक है। तो 2-3 है कम से कम याद रखिएगा, एक तो ये वाला याद रख लेना, एक दूसरा फाइबर वाला मैंने बताया आप लोग यहाँ पर, तो ये 2-3 है। जैसे कॉटन अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया था जैसे, ठीक है, तो सिल्वर फाइबर वाला आप लोग याद रखते हैं। तो ये जो सारे हैं सारे नहीं रटने, 4-5 जो आप लोगों को पता है जो रेगुलरली मैं बोलता हूं न्यूज में, उनको देख लेना। तो जूट को देख लेना एक, इसी के साथ में फर्टिलाइजर को देख लेना, एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग यहां पर बेसिकली अगर बात करें तो ये हो गया आप लोगों का कॉटन वाला, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर मिल्क वाला भी आप लोग देख लेना, ऑयल सीड वाला जरूर देख लेना, और ये तो आप लोगों का हो ही गया। तो ये 4-5 आप लोग कम से कम देख लेना, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे, आखिर यहां पर ये सप्लाई में इतनी कमी क्यों आई, क्योंकि साइक्लोन जो अम्फन आया था यहां पर बेसिकली मई 2020 में, देखिए होता क्या जब साइक्लोन आता है तो कई सारी चीजें बर्बाद कर देता है, और कई बार बारिश जो होती है वो प्रॉपर वे में नहीं होती है, तो उसकी वजह से खेत में कितने में क्या क्या चीजें उगानी है, जो किसान है वो उसके हिसाब से चीजों को डिसाइड करते रहते हैं। तो जैसे ही ऊपर नीचे प्रोडक्शन होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
तो यहाँ पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है ये आप लोग यहाँ पर देखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, तो इसको आप लोग बेसिकली साथ में लेकर चलना। ये यहाँ पर कई बार आप लोगों को न्यूज में रहता है कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइस, जो एमएसपी आप लोगों के डिसाइड किए जाते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो इसी के द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है, ठीक है। हालांकि इसकी रिकमेंडेशन लेना या नहीं लेना वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पर लेकिन ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत निकल कर आती है होर्डिंग, यानी कि कालाबाजारी, यानी कि मार्केट में है तो पर लेकिन उसको गोदाम में दबा दबा कर रख दिया, और जब यहाँ पर प्राइस बढ़ गया तब निकाल कर लेकर आ रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, अपना पैसे छाप रहे हैं। तो वो वाली दिक्कत क्रिएट कर देती है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से किसानों को तो नहीं मिलता है उसका फायदा, क्योंकि किसानों पे उसको खरीद कर लेकर आ गए, अब तो गोदामों में उसको भरकर रख दिया है, तो किसानों को तो फायदा पहुंचता नहीं है। फायदा किसको पहुंचता है? फायदा उनको पहुंचता है जो यहाँ पर अपने गोदाम बनाए बैठे हैं। तो ये दिक्कत आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी। तो ये सारे इश्यूज के ऊपर बात करने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है ये जो होर्डिंग वाला इश्यू है इसको भी सुधारे, ताकि जो भी खेतों में काम कर रहे हैं किसान या फिर जो भी यहाँ पर जिसका प्रोडक्ट है यहाँ पर मिल के पास में जा रहा है उसको भी महंगा मिल रहा है, तो उसके ऊपर कम से कम काम करना चाहिए, ताकि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हो वो प्रोडक्ट भी प्रॉपर वे में मार्केट में बेचे जा सके। कुछ और बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जूट पैकेजिंग जो मटेरियल जो यहाँ पर कंपलसरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटी जो ये एक्ट है जो मैंने अभी बताया 20% यहाँ पर शुगर के लिए और वैसे 100%। तो यहाँ पर याद रखिएगा जूट जो है वो काफी बड़ा शेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर बात करें तो इंडिया जो है ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। दूसरे नंबर पर आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलेगा और फिर चाइना, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 कंट्री अगर सबसे ज्यादा कोई पूछे तो इंडिया, जो इसी के साथ में बांग्लादेश और इसी के साथ में चाइना, तो IBC आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, मतलब मिसाइल तो नहीं बनेगा IBC, मतलब जो भी आप लोग बना सकते हैं तो इसको देख लेना। तो यहाँ पर जो हो गया ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं काफी बड़ा रोल प्ले करता है। 3/4 जो है यहाँ पर अगर बात करें ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली बांग्लादेश जो है काफी बड़ा रोल प्ले करता है, इंडिया का ओनली 7% है। रीजन क्या है? हमारी कंट्री में जो है बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, हमारी कंट्री में फैक्ट्री भी ढंग से नहीं है, इसी के साथ में पैदावार में दिक्कत रहती है कई बार, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे इश्यूज निकल कर आते हैं, तो वो सारी ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल जाती है। तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेक्टर जो है यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 3.7 लाख लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, 40 लाख फैमिलीज इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम जो है ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां 99% जूट प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि ये 3 आप लोग जरूर याद रखिएगा जब बात करें जूट के बारे में, तो 99% जूट जो है वो यहीं से निकल कर आता है। इसी के साथ में सब्सिडी दी जाती है, सेमी फिनिश्ड जो जूट प्रोडक्ट है उसके बारे में बात की जाती है बांग्लादेश के अंदर में, तो इसलिए उनका प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो अच्छा रहता है। मान लीजिए 2 किसान है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, तो किसान ए जो है ये इंडिया का है, किसान बी जो है ये बांग्लादेश का है। इंडिया का किसान मार्केट में जूट लेकर आया, उसका जूट है 5 रुपए पर केजी, ठीक है। ये जो बांग्लादेश का लेकर आया इसका जूट भी 5 रुपए पर केजी ही है, पर 5 का इसका 6 रुपए पर केजी है। पर लेकिन यहाँ पर क्या करें, बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर वैसे 6 रुपए पर केजी था इसका नॉर्मल, पर लेकिन 3 रुपए जो है इसको गवर्नमेंट ने दे दिए, अब ये मार्केट में 4 रुपए का बेच रहा है इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मतलब हमारे किसान को तो यहाँ पर फायदा नहीं हो रहा है, ये अगर बेचेगा 4 में भी फिर भी यहाँ पर इसको फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसान गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा दी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जूट के बारे में अगर बात करें, टेम्परेचर कितना चाहिए 25 से लेके 35, रेनफॉल कितना चाहिए 150 से लेके 250 तक, लगभग चावल वाली कैटेगरी में आ जाता है। सॉइल टाइप जो होनी चाहिए यहाँ पर एलुवियल सॉइल जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जूट जो है वो कैसी फसल है यहाँ पर, बेसिकली आप लोगों को ये बताना है जो जूट है यहाँ पर वो रबी क्रॉप है या फिर ये बेसिकली खरीफ है या फिर जायद है, तो कौन सी क्रॉप की कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। इंडिया से सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम प्रोडक्ट खरीदा जाता है वो यूएसए, कनाडा, रसिया और ऑस्ट्रेलिया में आप लोग यहाँ पर बेचते हैं। इसी के साथ में जूट जो है मैंने बताई दिया कहां पर ही होता है, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये मैंने अभी बताया बांग्लादेश के साथ में। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी सारे लोगों को यहाँ पर बेसिकली इसकी वजह से जो व्यापार मिलता है वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये कहने के लिए एक आर्टिकल है, पर लेकिन इसके अंदर इतनी सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी ताकि यहाँ पर कोई भी अब क्वेश्चन पूछ ले तो कम से कम आप लोग क्वेश्चन ना छोड़ दो यहाँ से, ठीक है। और जब आप लोग क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे तो पूछूंगा तो मैं भी, तो चलिए देखता हूं कैसे क्वेश्चन आप लोग आंसर देते हो। बात की जा रही है यहाँ पर जूट जो है प्राइमरली जो किस एरिया में ग्रो किया जाता है सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र, तो सही आंसर देना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये वो राज्य हैं जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे कहां पर जूट प्रोड्यूस किया था, तो इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे आप लोगों को पता है यहाँ पर राज्य मैंने अभी आप लोगों को बताए, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर सही क्या हो गया यहाँ पर, तो आंसर इसका ए हो गया, ठीक है।
ए आंसर हो गया क्या? जी हाँ, ए आंसर हो गया। रीजन क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र तो था ही नहीं, सब कुछ मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सारा का सारा यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली ये वाले कोस्ट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र अगर है तो सीधा सीधा कॉमन सेंस से भी आप लोग कर सकते हैं भाई साहब। ऐसे होता है पढ़ने लिखने का फायदा। तो कॉमन सेंस भी वही इंसान लगा सकता है जो ढंग से चीजें पढ़ रहा है। वैसे बोलोगे कॉमन सेंस लगाना तो कोई नहीं लगा पाएगा, तो कॉमन सेंस लगाने के लिए भी बेसिकली मेहनत करनी पड़ती है। ओके, ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। यहाँ पर देखता हूं कौन सा आंसर इसका देता है। ठीक है, तो ये अच्छा आंसर है अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बात की जा रही है एज पर द जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया इंडिया जो है वो यहाँ पर लगभग 3/4 ये ग्लोबल जूट एक्सपोर्ट करता है, जबकि बांग्लादेश 7%। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर बताइए ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा? देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। ठीक है, बताओ चलो वीडियो को पॉज कर आंसर दिया करो, उसके बाद में आंसर दिया करो। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर कोई सा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर बांग्लादेश नहीं होगा, यहां पर इंडिया होगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। पर लेकिन एक्सपोर्ट के मामले बात करें तो यहां पर बांग्लादेश होगा ना कि इंडिया। ठीक है, तो यहां पर इंडिया होगा। तो इस तरीके से आंसर यहां पर क्या हो गया? आंसर इसका डी हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी इधर उधर कर अगर पूछ लेता है, फिर बोलते हो क्वेश्चन कहां से बन गया। भाई साहब बनते तो क्वेश्चन यहीं से ही है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक ये मैंने आप लोगों से यहाँ पर वोट डालने के लिए बोला था, बेसिकली कम्युनिटी सेक्शन में ओनली 13,000 लोगों के द्वारा वोट डाली गई है। ठीक है, जबकि द हिंदू की वीडियो जो है वो काफ़ी सारे लोग देखते हैं और नैनो भी लगभग यहाँ पर 20-25 से करीब हज़ार लोग देखते हैं। पर लेकिन वोट काफ़ी कम पड़ा है यहाँ पर लेकिन जितनों ने भी डाला है वो 70% लोग ये बोल रहे हैं कि वीडियो को जो है दोनों को मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और वोटिंग डालो यार, कम से कम 20-25 तक कम से कम पहुँचाओ, ताकि मुझे एक और ज़्यादा क्लैरिटी आए चीज़ों को लेने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम तो यही है कि एक तरीके से 70% लोग, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है मतलब जो अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसका मतलब ये कि ये जो मैक्सिमम लोग हैं वो दोनों वीडियो देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इशू देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए मैं अभी डिसीजन नहीं लिया है, अभी ऐसी बात नहीं है कि मतलब एक तरीके से देखते हैं क्या किया जा सकता है, पर लेकिन हाँ जल्दी इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं करने वाला हूँ। आप लोग थोड़ा सा वोटिंग और डालिए, इस वीडियो के नीचे भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए इसको लेकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जा सके कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट करोगे। और हाँ, कुछ भी चीज़ें थोपूंगा नहीं आप लोगों के ऊपर, ठीक है, कि मैं अपनी मर्जी से थोप दूंगा। जो भी चीज़ें होंगी वो एक तरीके से आप लोगों के लिए इस तरीके से प्रोवाइड कराई जाएंगी कि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, जो भी चल रहा है उसमें सारी चीज़ें फायदे में हो। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दो आप लोगों को, दोनों वीडियो अगर मर्ज कर दी जाती हैं तो इसमें मुझे नुकसान देखने को मिलेगा, हालांकि क्योंकि दोनों वीडियो जब अलग अलग आती हैं तो इस पर रिवेन्यू जो रहता है वो ठीक रहता है, मतलब एक तरीके से ना जो अर्निंग होती है तो वो लगभग आधी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, पर उसमें मुझे कोई इशू नहीं है, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, अर्निंग वर्निंग तो चलती रहती है, उसमें कोई इशू नहीं है। अपनी उन्हें कहते हैं मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। पर हाँ, टाइम अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है बच जा रहा है उससे, तो वो उसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाँ अगर आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, तो आप लोग बताना अगर यहाँ पर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो अच्छा रहेगा, तो फिर कोई नहीं, उसको उस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो इस पर वोटिंग करिए यार, ताकि मैं अच्छे से डिसीजन ले सकूँ। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही उम्दा तरीके का आर्टिकल है यहाँ पर, और बात करेंगे बेसिकली फूड क्राइसिस के बारे में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सब मुद्दों के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर ग्लोबल फूड रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर पब्लिश की गई है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग का बन जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 के अंदर में जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है वहां पे आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस 2022 ये किसके द्वारा रिलीज की गई है, ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 जो है ये यहाँ पर ये रिलीज की गई है, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इसके द्वारा यहाँ पर रिलीज की गई है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ये यहाँ पर इनका फोकस ये रहता है कि कैसे जो यहाँ पर फूड जो है लोगों के लिए अवेलेबल हो पा रहा है उसके ऊपर ये पूरा फोकस देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर तो ये जो कंडीशन है और ज्यादा अभी यहाँ पर ग्रेव हो गई है जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को कि रसिया और यूक्रेन जो है वो बेसिकली मिलकर ऑल ओवर वर्ल्ड में 25% गेहूं सप्लाई करते थे, अभी 25% गेहूं सप्लाई जो है वो बंद हो रखा है। तो सोचो दुनिया को कितना बड़ा नुकसान यहाँ से हो रहा है, कितने सारे लोग जो हैं वो जो भुखमरी का यहाँ पर शिकार अभी हो रहे हैं। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो ये जो है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है ये इसको पब्लिश करता है, पर लेकिन इसको सपोर्ट जो प्रोवाइड कराया जाता है वो है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क FSIN। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ।
तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क है यहाँ पर ये ग्लोबल लेवल का इनिशिएटिव है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई लोकल लेवल में बैठा है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएसए में अपना काम कर रहे हैं, नहीं, ग्लोबल लेवल का इनिशिएटिव है यहाँ पर। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि FAO है वो यहाँ पर इसको सपोर्ट करती है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर काम करता है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यहाँ पर 2020 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, नोबेल पीस प्राइज। तो मैंने आप लोगों को बोला था किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग करने जाते हैं तो कोशिश ये करिए कि एटलीस्ट कम से कम आप लोग यहाँ पर जो 2 साल के नोबेल पीस प्राइज जो है, 2 साल के नोबेल प्राइज जो है वो आप लोग कवर करके जाइए। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग बताइए। और यहाँ पर ये जो है बेसिकली यूनाइटेड नेशन इसके पापा एजेंसी है, ठीक है। ये 1961 में इसको बनाया गया था, तो 1961 में बनाया गया, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। जब आप लोगों से बात करें यहाँ पर 1961 में बनाया गया, तो 1921 में, ठीक है, तो पूरे इसको 60 साल पूरे हुए थे, तो उसकी वजह से भी ये काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में समझ सकते हैं। अगर बात करें ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ये अभी बात करते हैं यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं 2016 में बेसिकली यहाँ पर ये बनाया गया, ठीक है। और इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। टोटल अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आप लोग नजर डालेंगे तो यहाँ पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यहाँ पर ये गरीबी के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर दूसरा है भुखमरी के बारे में बात करते हैं। और अगर गरीबी और भुखमरी ही लोगों की कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो कैसे आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाओगे, यानी कि यहीं पर ही लोगों की कमर जो है वो टूट कर रह जाती है। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ पर आज के डेट में बातें भी की जाती हैं कि इन दोनों मुद्दों के ऊपर काम जरूर करिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दूसरा अगर यहाँ पर ढंग से नहीं चला तो दिक्कतें हो जाएगी। अभी हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई गई थी, ताकि कोविड-19 के चलते जो दिक्कतें निकल कर आई लोगों को, उनको कम से कम खाना तो मिल सके यार, और तो बाद में देख लेंगे, कम से कम इंसान को खाना तो मिले ताकि वो जिंदा रह सके। तो इसके चलते ये है यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग FAO बोलते हो, ठीक है। तो ये 1945 में बनाई गई थी। तो हेडक्वार्टर इसका रोम और इटली में देखने को मिलेगा। डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोग बताना। 16 अक्टूबर को बनाया गया, बताया मैंने अभी। ये रिपोर्ट जो है रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, वो इसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। और बाकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली के अंदर देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हो गया। तो ये लोगों के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये बताइए, चलिए मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था तो आंसर मैंने दे दिया। 2020 में यहां पर नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात की जा रही है। 21 में और 19 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है ये बताइए आप लोग। यहां पर 3 नोबेल पीस प्राइज जो हैं वो आप लोग के तैयार हो जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने, क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐसा नहीं कि आप लोग ईयर के ऊपर डिपेंड करेंगे, कभी भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बता भी देता हूं आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। ये कुछ नोबेल पीस प्राइज के नाम मैंने दे रखे हैं। एक तो सबसे पहले ये याद रखिएगा 2014 में कैलाश सत्यार्थी इंडिया और मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान 2014 में यहां पर मिला था, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो एक तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ठीक है। एक 2018 वाले के ऊपर स्टार लगा लेना। यहां पर यह है डेनिस मुगवे और इसी के साथ में नादिया मुराद। तो यहां पर ये वो है बेसिकली जिनके द्वारा ये ISI के जो मुद्दे होते हैं ना, वहां पर वुमेन को ले जाते हैं और उनको सेक्स स्लेव बनाकर रखते हैं, तो उसके ऊपर इनके द्वारा मुहिम चलाई गई। और नादिया मुराद तो खुद यहां पर इस इंसिडेंट का ये जीता जागता उदाहरण यहां पर रह चुकी हैं। और एबे अहमद ये इथियोपिया के जो प्रेसिडेंट जिनके द्वारा यहां पर शांति लाने की बात की गई थी, हालांकि वो शांति चली नहीं, फिर भी कहानी खराब हो गई थी, वो अलग बात है, पर लेकिन नोबेल पीस प्राइज उठाकर ले गए। 2017 का देख लेना यहां पर इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश द न्यूक्लियर वेपन। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में है अभी रशिया की वजह से भी यहां पर, तो यहां से भी बन सकता है। तो ये कुछ ऐसे नोबेल पीस प्राइज हैं जो कि अगर कल को क्वेश्चन पूछ ले तो ये मत बोलना कि भाई साहब पढ़ाए नहीं थे, ठीक है। एक एक चीजें कवर करके चल रहा हूं तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में मैंने बात की और उसमें बात की हंगर के बारे में। तो हंगर को अगर थोड़ा सा आप लोग डिटेल में समझोगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इंश्योर करना लोगों को खाना मिल सके। जैसे मान लीजिए मैं एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में फोन ही नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो मैं उनकी कुछ हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जिसके पास में फोन है एक बार को उसको बोल सकता हूं चल यार रिचार्ज में करा देता हूं, पर लेकिन जिसके पास में फोन ही नहीं है तो उसको तो नहीं है, कितना तो मेरे पास में है नहीं कि मैं सबको फोन भी प्रोवाइड करा पाऊंगा यहां पर। तो इसका मतलब यह कि कम से कम लोगों को चीजें जो हैं
वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। अवेलेबल एक बार को हो जाती है, यानी कि मेरे लेक्चर अवेलेबल हैं पूरी धरती पर, कोई कहीं से भी जाकर मेरे लेक्चर पढ़ सकता है, पर लेकिन एक्सेसिबल होना, एक्सेसिबल मतलब कि वो यहां पर इनको देख भी पा रहा है, वो तो वही देख पाएगा जिसके पास में फोन है और जिसके पास में इंटरनेट है। तो खाने का भी यही होता है, खाना अवेलेबल तो हो गया मार्केट में, पर लेकिन उनके पास में इतना पैसा ही नहीं है उसको खरीद पाए, ठीक है, या फिर उनके मोहल्ले में मिलता ही नहीं है, वहां पर बहुत दूर जाना पड़ता है, जाने का कोई साधन ही नहीं है। तो ऐसे इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेल न्यूट्रिशन को खत्म करना है यहां पर, इसी के साथ में जो फूड प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना है, कैसे एग्रो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, इंश्योर करना है फंक्शन कर सके फूड कम्युनिटी। तो ये सारे ऐसे इश्यूज है जो इसके अंदर भी अगर जाकर आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहां पर होगी, जहां से क्वेश्चन अगर बन सकते हैं। सस्टेनेबल वे में चीजों को लेकर चलना है ताकि सबको खाना मिल सके और जिंदगी भी सबकी चल सके। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप लोग यहां पर कवर हो जाता है, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। कई सारी और भी एक्स्ट्रा बातें बताता हूं जिससे कि आप लोग चीजें समझ पाएंगे और अच्छे से। ये रिपोर्ट ये बोल रही है कि 40 मिलियन के करीब जो मोर लोग हैं ग्लोबली, वो फिलहाल जो है फूड इनसिक्योरिटी की कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी कि उनको खाना मिलना बंद हो रहा है 2020 और 21 में अगर बात करें तो। यानी कि 21 और 20 के कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे, 20 में जितने थे, 21 में जब यहां पर एंट्री की है 40 मिलियन लोग और आ गए हैं यहां पर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 40 मिलियन का मतलब हो गया यहां पर 400 लाख, 400 लाख का मतलब हो गया 4 करोड़। इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे तो रीजन आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेंगे, इसके बारे में बात करूंगा। पर सबसे ज्यादा है कहां पर ये लोग, इथियोपिया के अंदर में, जहां पर भी बताया ना जिसके प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज मिला था। इसी के साथ में मेडागास्कर के अंदर, सूडान के अंदर में, यमन के अंदर में। तो ये आप लोगों को यहां पर मुद्दा देखने को मिलेगा। आइए एक बार लेकर भी चलता हूं ताकि आप लोग यहां पर कनेक्ट कर पाए कहां पर है ये रीजन, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हो गया इथियोपिया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर सूडान। थोड़ा सा नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मेडागास्कर देखने को मिलेगा। तो ये रीजन है जहां पर भुखमरी आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेडागास्कर भी हो गया, सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया, यमन आप लोगों को पता ही हो, तो आप लोगों ने कई बार देख ही रखा है, ठीक है। तो ये सारा ये रीजन है। यमन क्यों था, यमन इसलिए था क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इसके ऊपर अटैक किया था, तो वहां पर उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो भुखमरी का शिकार हुए थे। तो कॉन्फ्लिक्ट होना, यानी कि कंट्रीज के बीच में या देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना, वेदर एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा बारिश पड़ गई, वो सारी चीजें। इसी के साथ में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कई सारे टेररिस्ट अटैक हो गए, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक्सट्रीम वेदर किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। या तो लोग बहुत सारे मारे जा रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और इन्वायरमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक शोक आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है, कोविड-19 के चलते सबकी कहानी खस्ता हो गई। तो रीजन कोई एक नहीं है, कई सारे रीजन देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से भुखमरी के शिकार लोग जो है वो अभी धरती पर यहां पर बढ़ गए हैं, इन सब रीजन की वजह से। वर्ल्ड में टॉप कंट्री के बारे में बात करें फूड सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें भुखमरी कभी देखने को नॉर्मली मिलती नहीं है, तो फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया। तो ये वो अमीर कंट्री हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के जिनके बारे में लोग बात करते हैं, जहां जाना लोग चाहते हैं। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर से बोलता हूं, कभी भी कुछ भी लिखने के लिए आ जाए अगर फूड सिक्योरिटी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी, ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आप लोग लिख सकते हैं। तो एक अच्छा आंसर आप लोगों का यहां पर बन जाएगा। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, अगर फूड सिक्योरिटी के बारे, इंडिया के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो यूएन के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे, 195 मिलियन अंडर नरिश्ड लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि हमारे देश के अंदर बात की जा रही है, यहाँ पर 43% बच्चे जो हैं यहाँ पर वो किसी न किसी के अंडर नरिशमेंट के शिकार हैं, यानी कि कुपोषण का शिकार है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया, वो फिलहाल करे तो अभी कुछ टाइम तक यहाँ पर डिक्रीज हुआ था, जो कि तेंदुलकर जो कमेटी के हिसाब से बात करें, सचिन तेंदुलकर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तेंदुलकर जो है, इनका नाम आप लोग बताइए, चलिए ये आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे तेंदुलकर कमेटी यहां पर बोलते हैं। इंडिया की रैंक जो है वो 76 है 130 कंट्री में, द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात की जा रही है काफी इंपॉर्टेंट यहां पर, खासकर अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी और सेफ्टी। इसी के साथ में 2021 में 71 रैंक आप लोगों को देखने को मिली 113 कंट्री में से, जब हम लोगों ने बात की यहां पर इन सब चीजों के बारे में, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के बारे में। यानी कि 2018 में यहां पर कितनी थी, 76, अभी 71 आप लोगों को देखने को मिल रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हमारी रैंक जो है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है अगर देखा जाए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी बात करें तो हमारी नीचे से टॉप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और इवन मच बिहाइंड दैन बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। तो भुखमरी के शिकार में हमारी कंट्री की हालत काफी ज्यादा खराब है। अगर बात करें फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के बारे में वर्ल्ड 2020 में, तो उसमें भी ज्यादा अच्छी नहीं है हमारी कंट्री की अगर बात करें। हालांकि अगर बात करें कहीं कहीं कुछ फायदे हैं, पर लेकिन काफी ज्यादा अच्छा आप लोग नहीं बोल सकते हैं। तो अंडर नरिशमेंट जो है टोटल पॉपुलेशन में इंडिया में डिक्लाइन हुआ है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो 21 था यहाँ पर 2004-5 में, अभी यहाँ पर 14 हो गया है। तो ये पॉजिटिव साइड आप लोग बोल सकते हो। क्या गवर्नमेंट काम कर रही है, फिर कोई ऐसे ही चल रहा है हवा में, हवा में कुछ नहीं होता, वैसा आप काम करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम हो गया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष।
तो बीमारी और इन सब चीजों के ऊपर फोकस देने का ये तरीका है। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है? जब पर्सन जो है इनेबल टू कंज्यूम एडुकेट फूड, ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर खाना ही नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम पर आप लोगों को इश्यू देखने को मिलेगा। तो यहां पर काफी ज्यादा खतरनाक चीजें मिल जाती हैं, तो यानी कि इंसान की जिंदगी जो है वो खतरे पड़ गई। क्रोनिक हंगर क्या होता है अगर बात करें तो पर्सन जो रहता है वो अनेबल टू कंज्यूम एनफ फूड, यानी कि एक तरीके से एक पीरियड ऑफ टाइम के टाइम पर अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर ये इमीडिएटली है यहां पर, और ये थोड़ा लंबे समय तक चीजें चलती रहती हैं, उसका आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनको कंपेयर कर सकते हैं वेदर और क्लाइमेट के साथ में, यानी कि ये जो ये कभी एकदम यहां पर ही हो गया, ये वेदर हो गया, और नीचे वाला ये क्रोनिक हो गया क्लाइमेट, यानी कि लंबे समय तक क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोग यहां पर चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आप लोग अटेम्प्ट करना है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। एज पर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 इंडिया की रैंक क्या है? तो ये बताइए 99, 100, 101 या फिर 102। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, इसके बाद में आंसर देखिएगा अगर चाहते हैं लंबे समय तक चीजों को याद रखना। तो आंसर क्या है सही? आंसर यहां पर भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से डिटेल में, तो आंसर इसका सी सही हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 70, 71, 73 या 74, ठीक है। तो ये भी मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया यहां पर, तो क्या था आंसर यहां पर? ये था 71। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो बात की जा रही है यहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तीसरा यहां पर यूरोपियन यूनियन। तो सही आंसर क्या है यहां पर? ए में बोला गया 1 2, बी बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर यहां पर डी। मैंने अभी बताया था कि ये सारे के सारे यहां पर पार्टिसिपेट करें, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। कोई कंफ्यूजन अगर होगा तो फिर आप लोग अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। एक और साधारण सा क्वेश्चन है यहां पर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको नोबेल प्राइज कब मिला? ठीक है तो ये तो अभी आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, कईयों क्वेश्चन हो गए आप लोगों के लिए। बात की जा रही है यहां पर क्रोनिक हंगर, ये इसके बारे में और एक्यूट के बारे में बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर बात की जाए क्रोनिक हंगर जो है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्रोनिक हंगर जो है बोला जा रहा है व्हेन जो पीपल्स हैं इनेबल टू कंज्यूम द एडुकेट फूड, एक तरीके से इमीडिएट डेंजर में उनकी लाइफ आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है, और यहां पर क्या बोला गया? पीरियड ऑफ टाइम। तो आप लोग देखेंगे यहां पर सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। तो यहां पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को अपोजिट देखने को मिलेगी, ये वाली है और ये वाली यहां पर है। तो आंसर इसका डी हो गया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अगर डाउट हो तो बताना, इसको दूर किया जाएगा फिर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, पीआईबी के अंदर ये कवर किया गया। देखिए अगर आज की डेट में आप लोग अपना लैपटॉप लिए हुए हैं या फिर मेमोरी कार्ड है, उसमें से अगर चीजें आप लोगों की डिलीट हो जाए कंप्लीटली, ठीक है, तो उसको रिस्टोर करने के बारे में जब बात की जाए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। पर लेकिन सोचो कई सारी मूवी जो है पुराने टाइम पे, पहले आप लोगों ने देखा ना वो कैमरा आया करता था, उसमें रील डिला करती थी वो स्क्रोल वाली, ठीक है, जिसको अगर इसको निकाल दे अगर खींच कर उसको, तो उसके अंदर से बेसिकली उसके ऊपर लाइट पड़ती है वो खराब हो जाती थी। अब तो डिजिटल कैमरे आने लगे हैं, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। पर लेकिन पुराने टाइम पर जो मूवीज बनी थी उसके ऊपर फोकस करने के लिए नेशनल फिल्म जो हेरिटेज मिशन है, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आते हैं, जिसके मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा 363 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ताकि ये जो मूवीज हैं उनको रिकवर या फिर रिस्टोर किया जा सके। तो इसके बारे में ये प्रोजेक्ट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आप लोगों का कल्चर के पॉइंट ऑफ से जो पोर्शन है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर ये काम करती है, और नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जो है इसका पर्पज ये रखा गया जिसके चलते यहाँ पर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया सके। नेशनल फिल्म जो आर्काइव ऑफ इंडिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से चीजों को लेकर चला जाएगा। इस मिशन के अंदर अगर बात करें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 2200 फिल्म जो है उनको रिस्टोर करने की बात की जा रही है, जिसमें सत्यजीत रे की भी मूवीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिस्टोरेशन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर भाई बताया मैंने नेशनल फिल्म जो आर्काइव ऑफ इंडिया ये देखेगी। इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, जो कि आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कई सारी एमिनेंट पर्सनैलिटी है इसके अंदर में, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देखेगी कैसे कैसे यहाँ पर काम करने। तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से लैंग्वेज वाइज कमेटी बनाई गई है, फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, फिल्म हिस्टोरियन, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर एमिनेंट पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। जैसे अपर्णा सेन हो गया, श्री राम राघवन हो गया, अंजलि मेनन हो गया, वेट्रीमन रन हो गया यहाँ पर। तो ये पर्सनैलिटी हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग रीजन पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 1964 में बनाया गया था। लोकेशन पुणे यानी कि महाराष्ट्र के अंदर में है, और इसके पापा मम्मी कौन है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
बेसिक पर्पज यहाँ पर ये रहता है कैसे जो ट्रेस किया जाए, एक एक्वायर किया जाए और प्रिजर्व किया जाए जो भी हमारी कंट्री की हेरिटेज कल्चर है। क्योंकि आज के टाइम पर जो मूवीज हैं और पहले टाइम पर जो मूवीज हुआ करती थी और आने वाले टाइम पर जो मूवीज हुआ करेंगी उनमें बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज की डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे अमेजन प्राइम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, नेटफ्लिक्स हो गया, इनके ऊपर मूवीज आज के डेट में नजर आती है। ऐसे ऐसे लोग आज के डेट में मूवी बना रहे हैं जिनका कभी आप लोगों ने चेहरा भी नहीं देखा होगा और वो शानदार एक्टिंग कर रहे हैं। यानी कि नॉर्मली मूवीज में उनको कभी एक तरीके से रोल नहीं मिला करते थे, पर लेकिन आज की डेट में वो काफी उम्दा रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात यहां पर है। और देखिए जब रिस्टोरेशन किया जाएगा तो यार आसान तो होगा नहीं। आप लोगों को याद है जब वो सीढ़ी आया करती थी, वो गोल गोल सीढ़ी आया करती थी जिसको लगाकर हम लोग बेसिकली उन्हें उसमें विशार वगैरह बोला करते थे ना, उसको उसमें चलाया करते थे, ठीक है। लैपटॉप में भी आप लोगों ने देखा होगा वो जो डीवीडी लगाया करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें स्क्रैचेज आ जाते थे तो फिर क्या होता था, वो किच किच करके चलती थी सुना है ना कि हाँ एक तरीके से कोई एक्शन आएगा वहीं पर रुक गई, किसी ने 2-3 बार रिपीट करके देख दिया तो वहीं पर रुक गई वो। तो इतना ज्यादा इरिटेट किया करती थी भाई साहब, कई बार तो गुस्सा आ जाता था बहुत ज्यादा चलने का नाम ही नहीं लेती थी वहां से। उसको कई सारे धुला करते थे, कोई किस तरीके से उसको साफ भी क्या करते थे, कुछ से कुछ लगा कर उसके ऊपर, तो वो सारे इश्यूज देखने को मिलते थे। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि फ्रेम बाय फ्रेम जो है चीजों को इसी के साथ में रिकवर किया जाएगा। 40K में यहाँ पर इसको देखें कैसे प्रिंट और स्कैन करना है, जो भी दिक्कतें रहेंगी, कई सारे स्क्रैची, डर्टी या फिर एब्सेंस जो चीजें हैं उनको कैसे कवर करना है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर चीजों को अच्छे से लेकर चलना है, किस तरीके से यहाँ पर जो साउंड वगैरह को ऊपर भी फोकस करना है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, डिजिटल पिक्चर फाइल वगैरह ये सारी चीजें, कलर, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। यानी कि रिस्टोरेशन प्रोसीजर जो है वो आसान नहीं होगा, एक टफ प्रोसीजर होगा, किस तरीके से फॉलो करके इंप्लीमेंट किया जाता है वो यहाँ पर देखने वाला मुद्दा है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कई बार कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, तो ये यहां पर बोला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां से कई बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, यहां पर क्लाइमेट चेंज, नासा बेसिकली इसी के चलते यहां पर रिसर्च जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यहाँ पर, जिनको अभी वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है, तो इनका नाम आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो रिसेंटली अभी किसको दिया गया है, तो इनके बारे में आप लोग याद यहां पर रखिएगा। इनका नाम है यहाँ पर, ये बेसिकली लिखा हुआ है सिंथिया रेसेंजविक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम हो गया इसको, ठीक है। तो CR करके भी आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे भी याद रखना है, पर लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड फूड प्राइज जो प्राइज है लेटेस्ट अभी किसको दिया गया है। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में समझ सकते हैं। यहां पर अगर बात करें तो सिंथिया जो यहां पर रेसेंजविक जो है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। एग्रोमिस्ट यानी कि एग्रोनोमिस्ट होता है जो एक तरीके से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आप लोग बोल सकते हैं, और क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो एक तरीके से क्लाइमेटिक साइंटिस्ट जिसको क्लाइमेट के बारे में ध्यान रखता है। इनको यहां पर टोटल मिलाकर 2,50,000 ये डॉलर इनको मिला है प्राइज में। 2,50,000 को अगर आप लोग रुपये में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप लोग को पता चल जाएगा लगभग कितना रुपये यहां पर इनको मिल रहा है, उससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले बात करें 2021 में किसको मिला था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक न्यूट्रिनिस्ट थे एक्सपर्ट जिनका नाम था यहाँ पर शकुंतला हारा सिंह, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनको यहाँ पर ये मिला था। इसी के साथ में इंडियन अमेरिकन रतन लाल, उनको यहाँ पर मिला था सोयल साइंटिस्ट के तौर पर 2020 में। तो 3 मैंने अवार्ड आप लोगों को बता दी यहाँ पर, 20 के, 21 के और इसी के साथ में 22 का। तो यानी कि क्वेश्चन कई बार क्या होता है, थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे करके पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जितना क्लियर कॉन्सेप्ट होगा उतनी ही अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाओगे, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। वर्ल्ड फूड प्राइज है यहाँ पर, उसके बारे में अगर बात करें तो ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट प्राइज है यहाँ पर। ये किस तरीके से लोगों के क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड उसके बारे में बात करता है। यानी कि लोगों को अगर कोई ऐसा काम आप लोग करें जिससे लोगों के फूड की क्वालिटी बढ़े, लोगों के फूड की क्वांटिटी बढ़े और इसी के साथ में लोगों के फूड की अवेलेबिलिटी बढ़े, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इस फूड प्राइस की कैटेगरी में आ सकते हैं और आप लोगों को $2.5 लाख यहाँ पर मिल सकते हैं प्राइज में। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को। एनुअल अवार्ड है, ये रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग फील्ड में, यहाँ पर प्लांट, एनिमल, सोयल, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट में भी अगर कोई काम करते हैं। 2020 में देखा ना इन्होंने सोयल के ऊपर काम किया, मिट्टी को कैसे बेसिकली इनहेंस किया जा सकता है। इसी के साथ में इंडिविजुअल जो है उसको दिया जाता है ना कोई रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, पॉलिटिकल बिलीफ, सबसे ऊपर उठकर $2.5 लाख का यहाँ पर ये प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डिजाइन किया गया था आर्टिस्ट डिजाइनर जिनका नाम है सौल बास, ठीक है। इसी के साथ में अगर इसके बारे में बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जहां से ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है यहाँ पर बात रखिएगा डॉक्टर नॉर्मन ई बार्लो, ठीक है। इसी के साथ में नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर ये इनको मिला था 1970 में। ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोले जाते हैं दुनिया में।
इंडिया में कौन है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? ये है एम एस स्वामीनाथन। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये डॉक्टर नॉर्मल ई बार्लो जो है वो वर्ल्ड लेवल पर है, और यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये आप लोगों को बेसिकली इंडिया के लेवल पर है। चलिए क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था इनके बारे में। ये पूछा गया था अभी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यहां पर ये नेशनलिटी कौन सी कंट्री की है, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है 1986 में क्रिएट किया गया था, ये बेसिकली एक तरीके से जनरल फूड कॉर्पोरेशन के द्वारा। और बात करें प्राइस जो है प्रेजेंट किया जाता है यहां पर अक्टूबर में, ठीक है। तो यूएन जो वर्ल्ड फूड डे है वो 16 अक्टूबर को यहां पर देखने को मिलता है। तो यानी कि अभी अनाउंस कर दिया गया है यहां पर मई के महीने में, पर लेकिन जो ये प्राइस दिया जाएगा यहां पर, ये बेसिकली दिया जाएगा आगे चलकर, कब? अक्टूबर के महीने में। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको नोबेल प्राइज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर कोई आप लोगों से पूछ ले क्या है, तो वो यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तो आप लोगों ने आर्टिकल सुन लिया, इसके बारे में मैंने बता दी यहां पर कई सारी बातें, क्या है प्राइस, किसको दिया जाता है, क्यों दिया गया, किन किन पर्सनैलिटी को अभी यहां पर रिसेंटली मिला है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं आंसर कौन देता है, ठीक है। बात की जा रही है यूएन वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर, 23 सितंबर, 11 जनवरी या 31 जून? सही आंसर यहां पर क्या है? तो सही आंसर है यहां पर ए, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो याद रखिएगा 16 अक्टूबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया। ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड फूड प्राइज ये यहां पर क्रिएट किया गया था 1986 में। प्राइज जो है वो प्रेजेंट किया था यहां पर ईच अक्टूबर, ठीक है, यूएन वर्ल्ड फूड डे के तौर पर। इसको नोबेल प्राइज ऑफ द फूड एग्रीकल्चर भी आप लोग बोलते हैं। एम एस स्वामीनाथन जो है फर्स्ट रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के 1987 में। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट जो है डी बिल्कुल करेक्ट है यहां पर। ये एम एस स्वामीनाथन जो है फर्स्ट रेसिपिएंट थे 1987 में इसके, ये याद रखेगा, जिनको फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। तो यहां पर ये यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ये प्राइज बना, और इंडियन को पहली बार ये प्राइज मिल गया, पहला ही प्राइज इंडियन को मिल गया। तो यहां से हो गया ना इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, अगर उनका आंसर आप लोग अच्छे से देते हो तो यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप लोग इनको ढंग से पार्टिसिपेट करोगे तो इससे यहाँ पर काफी सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को, और अच्छे से आप लोग एंजॉय भी कर पाओगे। तो जरूर पार्टिसिपेट किया करो अच्छे से, ठीक है। तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन जरूर बताएगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने काफी इंपोर्टेंट जूट इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कशन किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, जिसके बारे में कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर दो क्वेश्चन भी जो मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किए, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फूड प्रोग्राम के बारे में तो कई सारे आर्टिकल हो गए आज यहाँ पर, और इसी के साथ में क्वेश्चन भी आप लोगों के ढेरों सारे हो गए। जैसे यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, ठीक है। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आप लोगों से रेगुलर पूछे जाते हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिल्म सर्टिफिकेशन, ये सॉरी फिल्म जो रिकवरी के बारे में हम लोगों ने बातें की। इसी के साथ में यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो बिल्कुल टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि मतलब दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है, उस तरीके से चीजें लेकर चलनी है। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना, टकटकी लगाकर देखा कि नहीं, और इसी के साथ में फीडबैक देकर जुड़ जाना। लेक्चर जैसा भी लग रहा है आप लोगों को बताया करो, इससे मुझे पता चलता रहता है लेक्चर के बारे में। पीडीएफ सारी टेलीग्राम पर मिल जाती है, जाकर डाउनलोड कर लेना, और मेरे साथ में यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।